हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा नाम का टॉपिक, जिसमें यूनिट नंबर 2 चल रही थी हमारी। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स कर चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट इज लेट कैपिटल V बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F, then capital V is isomorphic to F to the power n, and hence two finite dimensional vector spaces of same dimension are isomorphic। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके बाद उसका प्रूफ चालू करेंगे। सबसे पहले तो V हमारे पास एक n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर F उसका फील्ड है। देन हमें प्रूव करना है कि V जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा F टू द पावर n भी एक वेक्टर स्पेस होता है। जैसे R ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ पर V वेक्टर है, R तो कैपिटल V है और ये क्या है, फील्ड है। ऐसे ही R स्क्वायर ओवर R भी कैसा होता है, वेक्टर स्पेस है। ऐसे ही R की पावर n ओवर R भी क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। इसकी बेसिस जो बनी थी उसमें एलिमेंट कितने थे, एक था, तो ये 1 डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन का था, ये n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस था। ये मैंने बेसिस और डायमेंशन पढ़ाई थी तब समझाया था ये बात, ठीक है। तो ऐसे ही F टू दी पावर n ओवर F जो बनेगा ये अपने पास n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होगा। तो F टू दी पावर n जो होगा वो n डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। V हमारे पास एक n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है और F टू दी पावर n भी n डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है। तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि F टू दी पावर n और V दोनों ही क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। V एंड F टू द पावर n आर आइसोमॉर्फिक, हाँ कि ना। अब बताओ F टू द पावर n की डायमेंशन भी n है और V की डायमेंशन भी n है। इसका मतलब हमें ये सिद्ध कर हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि अगर दो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन के अगर वेक्टर स्पेस दे रखे हैं सेम डायमेंशन के, तो दोनों कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। लास्ट क्लास की थ्योरम में भी हमने ये बात प्रूव की थी कि अगर दो सेम डायमेंशन के फाइनाइट डायमेंशन के और सेम डायमेंशन के वेक्टर स्पेस होते हैं तो वो दोनों कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ से भी हमारे पास वही बात प्रूव हो जाएगी। तो अब हमें थ्योरम का प्रूफ करना है, थ्योरम का प्रूफ चालू करना है। प्रूफ समझना, सबसे पहले जो गिवन है वो हमें लेट करना है। तो बोलूँगा लेट V ओवर F is a vector space of n dimension n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। एंड वी नो दैट और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि F टू दी पावर n ओवर F जो है ये भी इज आल्सो
n dimension is also vector space of n डायमेंशन, ये भी n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट v and f to the power n are isomorphic vector spaces कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैं। अर्थात दैट इज क्या प्रूव करना है, v जो है वो आइसोमॉर्फिक बनेगा f टू द पावर n के, v जो है वो f टू द पावर n के आइसोमॉर्फिक बनेगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। अब दो वेक्टर स्पेसेस को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो वो किस तरीके से प्रूव किया जाता है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं जो v से लेकर के f टू द पावर n तक जाएगी, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर साथ में 1 और साथ में ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम बोल सके कि एक ट्रांसफॉर्मेशन v से f टू द पावर n तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 प्लस ऑन टू बनती है। दैट इज मतलब अर्थात उसका मतलब होगा कि हमारे पास टी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई है v से लेकर के f टू द पावर n तक, और जिन दो वेक्टर स्पेस के बीच में आइसोमॉर्फिज्म बनती है वो दोनों वेक्टर स्पेस बनते हैं आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। समझ गए? तो हमें एक मैपिंग माननी है कहाँ से, v से लेकर के f टू द पावर n तक, और वो मैपिंग को हमें क्या प्रूव करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 और ऑन टू प्रूव करना है। क्लियर? तो ये सब लीनियर इनको v को और f टू द पावर n को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा फॉर दिस, ये प्रूव करने के लिए फॉर दिस सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि लेट b इक्वल टू b1 कोमा b2 कोमा सोन bn इज बेसिस, एक बेसिस मानी हमने, बेसिस ऑफ कैपिटल V की बेसिस है। इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ स्मॉल v कोई कैपिटल V का एलिमेंट लूंगा तो क्या होगा। अब अगर b बेसिस है तो इसका मतलब क्या है कि b जो है वो Li सेट बनेगा और पूरे v को जनरेट भी करेगा। मतलब कैपिटल V के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ तो वो b1 b2 b3 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैंने एक एलिमेंट लिया है कैपिटल V के अंदर से, तो ये एलिमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मैं बोलूँगा देन देयर एग्जिस्ट α1 α2 सोन αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट कि v इक्वल टू क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 b2 b3 bn बनेगा। तो ये हमारे पास बना α1 b1 प्लस α2 b2 प्लस सोन प्लस αn bn, और ये बनेगा हमारे पास कि v इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i bi, जहाँ कहीं पर भी v बनेगा वहाँ पर मैं समेसन अल्फा i bi लिख सकता हूँ। क्लियर? अब हमें आगे चलना है, एंड f टू द पावर n कैसा है, f टू द पावर n में कैसे होंगे, n टपल के एलिमेंट होंगे और सारे एलिमेंट f के अंदर से आएंगे। तो कैसा बनेगा, α1 α2 सोन कहाँ तक के, n टपल के एलिमेंट होंगे, और ऑल अल्फा i कहाँ से होगा, फील्ड के अंदर से होगा। कहाँ से होगा, फील्ड के अंदर से। तो ध्यान रखना f टू द पावर n का एक एलिमेंट n टपल का होता है, और α1 α2 α3 αn टाइप का होगा, और वो α1 α2 α3 αn सारे कहाँ से होंगे, फील्ड के अंदर से होंगे। ऐसा एक f टू द पावर n का एक एलिमेंट होता है। क्लियर? ठीक। अब हम एक मैपिंग मानेंगे, कहाँ से, नाउ लेट ए मैपिंग T from V to F to the power n such that T of V, कैपिटल V का एक एलिमेंट स्मॉल v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, F टू द पावर n के एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, ये
टी ऑफ वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई लिख सकता हूँ। वी की जगह ये लिखा है और इसकी मैपिंग क्या बनेगी अपने पास, इसकी इमेज बनेगी वो f टू दी पावर n के अंदर से बनेगी और f टू दी पावर n के अंदर एक एलिमेंट की शक्ल ऐसी होती है तो हम क्या लिखेंगे, f टू दी पावर n का एलिमेंट कैसा बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n। सही है, इसी को मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज टी ऑफ, इसको ओपन करूँगा तो अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n bn इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, ये बनेगा हमारे पास। क्लियर है? इसका मतलब है कि t अगर आप मैपिंग लगाते हैं किसी भी एक एलिमेंट पर तो उस एलिमेंट में जो भी कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो सारे कोफिशिएंट कोमा की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो अगर आप किसी एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, सभी कोफिशिएंट कोमा की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो जब भी अपने पास इस तरीके से कोई एलिमेंट बनेगा उसके ऊपर टी लगाएंगे तो सब प्लस माइनस सब कुछ हट करके सिर्फ कोमा की फॉर्म में कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास मैपिंग बनेगी। ये मैपिंग हमने मान ली है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट t from v to f to the power n such that t of v equal to alpha 1 alpha 2 so on alpha n is linear transformation comma 1 1 एंड ऑन टू। ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है हमें, अर्थात हमें ये प्रूव करना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है और आइसोमॉर्फिज्म के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 एंड ऑन टू तो प्रूव करना ही पड़ेगा हमें। क्लियर? ठीक। अब सबसे पहले हमें प्रूव करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात जो होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, टी अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेकर के वी डैश तक, ठीक है, तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए यहाँ के दो एलिमेंट मानता हूँ u और v, और क्या प्रूव करूँगा, टी ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा टी ऑफ u प्लस बीटा टी ऑफ v होना चाहिए। ये होना चाहिए अपने पास, ये हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा प्रूव कर दिया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है हमारे पास। ओके, लिखना है अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, दो एलिमेंट मानेंगे, लेट u v बिलोंग्स टू कैपिटल V के दो एलिमेंट लिए हैं। इसका मतलब है दैट इज v की एलिमेंट u एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी, u इक्वल टू होगा, क्योंकि कैपिटल V के एलिमेंट कैसे होते हैं, समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i bi होगा, एंड v एलिमेंट b कहाँ का है, कैपिटल V का है, तो इसकी शक्ल भी होगी समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बीटा i bi होगा। ठीक। देन t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू क्या बनेगी, t ऑफ अल्फा तो अल्फा है और u की जगह समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i bi प्लस बीटा इंटू v की जगह v वाली फॉर्म, तो समेसन i इक्वल टू 1 to n बीटा i इंटू बी आई और ब्रैकेट बंद। क्लियर है? अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सोल्व कीजिए, तो t ऑफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i इंटू बी आई प्लस समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बीटा i इंटू बी आई, ये बनेगा। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेते हैं, टी ऑफ समेसन कॉमन आएगा बी आई भी कॉमन आएगा, तो अंदर वैल्यू क्या बनेगी, समेसन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i प्लस बीटा i इंटू बी आई। क्लियर है? ये बना अपने पास। अब बताओ
हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, टी ट्रांसफॉर्मेशन। टी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है कि टी के अंदर अगर समेशन अल्फा आई बी आई लिखा हुआ है तो जो अल्फा आईज हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा एन जितने भी हैं उन सभी को हम कोमा की फॉर्म में लिखते हैं आंसर में। क्लियर? जो भी कोफिशिएंट है उनको कोमा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी कोफिशिएंट है उनको कोमा की फॉर्म में लिखेंगे। तो बताओ इस पूरे का टी ऑफ समेशन कांस्टेंट बी आई, तो जो कोफिशिएंट है उनको कोमा की फॉर्म में लिखना है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? सीधा सीधा ये बनेगा अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 कोमा अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 कोमा। एक एक एलिमेंट को कोमा लगा के लिखना है और लास्ट तक क्या जाएगा? अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा एन। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा। और इधर क्या चल रहा है अपने पास? टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये चल रहा है। ठीक, अब हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचना है कि जो सामने लिखा हुआ ये कौन क्या है, ये वैल्यू क्या है। इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या देखना, अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा 1 कोमा बीटा बीटा 2 कोमा सोन बीटा बीटा एन। सही है कि नहीं है? ठीक है, अल्फा कोमा ले लो, यहाँ से बीटा कोमा ले लो, क्या बनेगा? अल्फा अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा एन प्लस बीटा कोमा लेंगे तो क्या बनेगा? बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा सोन बीटा एन। क्लियर है? अब ये क्या होता है अंदर? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन किसकी वैल्यू होती है? समेशन टी ऑफ समेशन अल्फा आई बी आई की, और ये किसकी वैल्यू बनेगी? टी ऑफ समेशन बीटा आई बी आई की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा हमारे पास अल्फा बाहर, और ये बनेगा टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई, और ये बनेगा प्लस बीटा इंटू टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n बीटा आई बी आई। ठीक है, ये बनेगा। और यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू टी ऑफ, ये पूरा क्या है? टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू ये है टी ऑफ, और अंदर वाला वी है, क्योंकि हम पहले से ही हमें पता है कि यू की वैल्यू क्या है और वी की वैल्यू क्या है। ये लिखा हुआ है सामने, यू हमारे पास क्या है और वी हमारे पास क्या है। ठीक है, ओके। तो इधर क्या बनेगा हमारे पास? इधर चला आ रहा है टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी। ये क्या लिखा हुआ है देखो, कोई एक दो वैल्यू के लिए कि सबके लिए? फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी एंड फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। फील्ड के हर एक एलिमेंट के लिए और कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू बनेगी अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। और यही किसकी डेफिनेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। तो मैं लिख दूंगा सो दैट इज टी फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा एन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने पास कैसी है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमें क्या प्रूव करना है? टी जो है वो v से लेकर के f टू द पावर n तक हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दी है। f टू द पावर n बोलते हैं यहाँ पर। v से लेकर के f टू द पावर n तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया है। अब हमें उसको 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। और 1 प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है समझना। 1 का नंबर आया है।
हुआ 411 411 11 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव किया जाता है, हम बोलेंगे कि ऐसे दो एलिमेंट लेने हैं u और v, किसके अंदर, कैपिटल V के अंदर से, कि सच दैट t ऑफ u की वैल्यू और t ऑफ v की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब दो ऐसे एलिमेंट लेने जिन पर दोनों की इमेज जो है इक्वल है, तो हमें यहाँ से ये बात प्रूव करनी है कि u और v भी कैसे हैं, इक्वल है। अगर ये बात प्रूव कर दी, इसका मतलब है कि हमारे पास हमने 11 प्रूव कर दिया है। ओके, चालू करते हैं प्रूफ। लेट u, v belongs to capital V such that t of u इक्वल टू t of v। हमारे पास दो u और v एलिमेंट कैपिटल V के ऐसे हैं कि जहां पर दोनों की इमेज क्या है, सेम है, दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, t ऑफ u को हम क्या लिखते हैं, समेसन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i bi इक्वल टू t ऑफ v को क्या लिखते हैं, समेसन i इक्वल टू 1 टू n बीटा i bi, ये लिखते हैं। ओके, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जो भी समेसन में अंदर टी के लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखते हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं वो कोमा की फॉर्म में लिखे जाएंगे। यहाँ पर भी कोफिशिएंट कोमा की फॉर्म में, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होंगे, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन कोमा अल्फा n, और यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा सोन कोमा बीटा n। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इधर से हम क्या कह सकते हैं, बोलो, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी n टपल का एलिमेंट किसी भी n टपल के एलिमेंट के साथ इक्वल तभी हो सकता है जब पहला वाला टपल पहले के साथ, दूसरा टपल दूसरे के साथ, तीसरा टपल तीसरे तरफ और nth टपल के इक्वल हो, तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में है कि अल्फा 1 की वैल्यू और बीटा 1 की वैल्यू इक्वल है, अल्फा 2 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू इक्वल है, और ऐसे ही हमारे पास अल्फा n की वैल्यू और बीटा n की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि u जो है वो क्या है, समेसन अल्फा i bi है, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। इसका मतलब है अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn। एंड v जो है वो क्या है, समेसन i इक्वल टू 1 टू n बीटा i bi है, और ये क्या बनेगा, बीटा 1 b1 प्लस बीटा 2 b2 प्लस सोन प्लस बीटा n इंटू bn। ये हमारे पास ये बनेगा। अब बताओ कि अगर अल्फा 1 b1 के, सॉरी अल्फा 1 बीटा 1 के, अल्फा 2 बीटा 2 के और अल्फा n बीटा n के इक्वल है, इसका मतलब है हमारे पास कि अल्फा 1 जो है वो बीटा 1 के, अल्फा 2 जो है वो बीटा 2 के, अल्फा 3 जो है वो बीटा 3 के, और अल्फा n जो है वो बीटा n के इक्वल है। तो बाकी सारे तो इक्वल है ही, और ये भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये समेसन इक्वल होंगे, मतलब u और v दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। u और v कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से, सो u इक्वल टू v, u और v की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बताओ, हमने दो एलिमेंट लिए थे जिन दोनों की इमेज कैसी है, इक्वल है, और उन दोनों एलिमेंट को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब है कि हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने इसको, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 प्रूव कर दिया है। तो मैं बोलूँगा सो t फ्रॉम v टू f टू द पावर n सच दैट t ऑफ समेसन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i bi इक्वल टू अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n इज 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बन गई हमारे पास 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी का नाम होगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें लास्ट जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करना है कि ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात प्रूव करते हैं हम ऑन टू वाली। 4 ऑन टू, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है हमें,
अपने पास जो मैपिंग है पहले से ही वो बताओ कैसी है। टी मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन वी से लेकर के f⁴n तक। ऑन टू क्या होता है कि जो इमेज बनेगी वो और कोडोमेन जो बनेगी वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, कोडोमेन प्रूव सॉरी ऑन टू प्रूव करने के लिए कि कोडोमेन का एक एलिमेंट लीजिए। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लो, उसके लिए हम ये बोलें कि डोमेन के अंदर से एक एलिमेंट बोले कि ये तो मेरी इमेज है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपने आंख बंद करके कोडोमेन के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठाया और वो भी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज निकली, इसका मतलब है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी न किसी की इमेज ना बन रहा हो। मतलब हर एक एलिमेंट कोडोमेन का किसी न किसी की इमेज बन रहा है। तो कोडोमेन का सारे एलिमेंट बिजी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। समझ गए? और कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने पास जो इमेज सेट बना है वो और जो कोडोमेन बना है वो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। और दोनों अगर इक्वल होंगे इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कैसी, ऑन टू। ठीक है, समझ लो। तो आगे यहां पर हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी होती है। अब यहां पर बोलो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है अपने पास, जो हमने अभी अभी लिखा है यहां पर। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, सच दैट टी ऑफ अल्फा या फिर टी ऑफ वी इक्वल टू क्या होता है, α1, α2, सो ऑन αn। और यहाँ पर क्या बनता है, टी ऑफ α1 b1 प्लस α2 b2 प्लस सो ऑन प्लस αn bn इक्वल टू क्या होता है, α1, α2, सो ऑन αn। अब यहाँ से कोई भी α1, α2, α3, αn लो, उनके लिए इधर वाला कोई ना कोई α1, α2, α3, αn के साथ b1, b2, b3, bn वाला जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, जो बोलेगा मेरी इमेज जो है वो ये है, मेरी इमेज जो है वो ये है, मेरी इमेज जो है वो ये है। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जिम्मेदार है जो बोल रहा है कि ये मेरी इमेज है। मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ही किसी न किसी की इमेज बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन पूरा पूरा बिजी है। और कोडोमेन अगर पूरा पूरा बिजी है इसका मतलब है कि अपने पास जो सेट बना है वो सेट कैसा है, सॉरी ये ट्रांसफॉर्मेशन बनी है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, ऑन टू। बस ये लैंग्वेज हमें लिखनी है। तो मैं बोलूँगा हियर फॉर ईच α1, α2, सो ऑन αn बिलोंग्स टू f⁴n। f⁴n के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट कौन, देयर एग्जिस्ट v इक्वल टू α1, एग्जिस्ट v इक्वल टू α1 b1 प्लस α2 b2 प्लस सो ऑन प्लस αn bn बिलोंग्स टू कैपिटल V। डोमेन के अंदर से एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट टी ऑफ α1 b1 प्लस α2 b2 प्लस सो ऑन प्लस αn bn इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, α1, α2, α3, सो ऑन αn बनेगा। इसका मतलब है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो बोलेगा कि ये मेरी इमेज है। मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज तो जरूर बनेगा। सो टी फ्रॉम V टू f⁴n इज ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 समझना अब आगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमें प्रूव क्या करना था, हमें V को और f⁴n को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना था, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस प्रूव करना था। उसके लिए हमें V से लेकर के f⁴n पर एक आइसोमॉर्फिज्म बनानी पड़ेगी। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। तो हमने एक मैपिंग मानी T जो V से लेकर के f⁴n पर जाती है, और वो इस तरीके से है कि सच दैट T ऑफ V की वैल्यू क्या बनेगी, α1, α2, α3, αn बनेगी।
और उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू उसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो है कि वो क्या बनेगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। क्लियर? ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन में हमने उसको प्रूव कर दिया कि वो कैसी बनेगी कि वो t जो है वो v से f टू द पावर n तक इस प्रकार की जो मैपिंग बनी है वो हमारे पास 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हमने 1-1 भी प्रूव कर दिया है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दिया तो मोनोमॉर्फिज्म बन चुकी है अब तक। ठीक है। और उसके बाद अब हमने उसको ऑन-टू भी प्रूव कर दिया है। इसका मतलब वो मोनोमॉर्फिज्म प्लस ऑन-टू मिलकर के क्या बनती है? आइसोमॉर्फिज्म। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 एंड ऑन-टू ये सारे मिल करके क्या बनते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर? इसका मतलब है कि हेंस t जो है हमारे पास, सो t फ्रॉम v टू f टू द पावर n such that t of v इक्वल टू t of समेशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा i bi इक्वल टू अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सो ऑन अल्फा n इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या बनेगी? एक आइसोमॉर्फिज्म बनेगी। और आइसोमॉर्फिज्म जिस वेक्टर स्पेस है, जिस वेक्टर स्पेस पर बनती है वो दोनों वेक्टर स्पेस अपने पास आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस होते हैं। तो मैं लिखूंगा हेंस v एंड f टू द पावर n आर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। और दोनों अगर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस बनेंगे तो हम सीधा सीधा यहां से बोल देंगे कि दैट इज v जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? f टू द पावर n के। हाँ कि ना? तो लास्ट में हम लैंग्वेज लिख देंगे हेंस इफ v is an n-dimensional vector space, then v and f to the power n are isomorphic। दोनों कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे। एंड और हमें क्या प्रूव करना है? और हमें क्या प्रूव करना था यहां से स्लाइड 1 में? और हमें लास्ट में ये बोलना था कि हेंस टू फाइनाइट डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेसेस होते हैं सेम डायमेंशन के वो क्या बनेंगे? आइसोमॉर्फिक बनेंगे। तो यहां से चेक कर लो। एंड हम क्या बोलेंगे? एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ v कितनी है? n है। एंड डायमेंशन ऑफ f टू द पावर n भी कितनी है? n है। सो बोथ v एंड f टू द पावर n आर ऑफ सेम डायमेंशन, आर वेक्टर स्पेसेस ऑफ सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन की क्या है? वेक्टर स्पेस हैं। और सेम डायमेंशन के वेक्टर स्पेस है और साथ में हमें क्या मिले हैं? आइसोमॉर्फिक भी मिले हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा? एंड v एंड f टू द पावर n आर आइसोमॉर्फिक। दोनों कैसे मिले हैं? आइसोमॉर्फिक मिले हैं। तो मैं लिख दूंगा हेंस एनी टू वेक्टर स्पेसेस any two finite dimensional vector spaces, any two finite dimensional vector spaces
any two finite dimensional vector spaces are any two finite dimensional vector spaces of same dimension are isomorphic कि कोई भी दो फाइनाइट डायमेंशन के और सेम डायमेंशन के अगर अपने पास वेक्टर स्पेस मिलेंगे तो दोनों कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। दोनों कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक। ये हमने लास्ट प्रूव कर दिया है। तो ये थ्योरम का प्रूफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वाली जो थ्योरम होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का पूरा लिख लेना एक बार, और इसको एक बार पूरे लिखने के बाद एक बार खुद से जरूर समझना कि हमने क्या क्या लिखा है पूरा। ठीक है, खुद से जब तक नहीं समझोगे, थ्योरम के स्टेटमेंट जब तक नहीं समझोगे, तब तक समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी। ओके, इस वाले का स्क्रीनशॉट कर लेना, ये लिख लेना। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये है सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ थोड़ा ऊपर से है। यहाँ से लिखना चालू करना है इसको, और पूरा यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट ये है अपनी फिफ्थ स्लाइड जो पूरी एक में ही है, ये सिक्स्थ है, और ये है सेवंथ जो कि लास्ट फाइनल है। ओके, तो हमने इसी सीरीज के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड अलजेब्रा की एमएससी प्री, उसमें हमने एक थ्योरम और ऐड कर ली है। ये थ्योरम और हो गई अब हमारे पास। ऐसे हम धीरे धीरे चलते हुए सारी थ्योरम्स कवर कर लेंगे। तो साथ में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप साथ में पढ़ते रहना। अगर बाद में एक बार आगे निकल गए पीछे चीज़ें रह गई तो फिर समझ में नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि अभी तो मैं समझता रहता हूँ, बाद में नोट्स बना लूँगा। नोट्स बनाने का फिर टाइम नहीं मिलता है। साथ में नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ। क्लियर है? मैं समझाऊँ तो समझ लिया करो, बाद में रोक करके फिर पूरी क्लास की नोट्स बना लिया करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 थ्योरम कर ली उसके बाद नोट्स बनाने बैठे हैं, फिर समझ में नहीं आएगी बात। क्लियर है? ठीक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ाते हैं। सभी को टाटा गुड बाय, टेक केयर करना है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है और पढ़ते रहना है। ओके, गुड बाय।